आईएमएफ और ओईसीडी के उन वाइडली फॉलोड डेटा चार्ट्स के पीछे की सच्चाई क्या है जो कि आप जैसे इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स आंख बंद करके यूज करते हैं? क्या चाइना सच में अपने $750 बिलियन के रियलिटी को दुनिया से छिपा रहा है? सेकेंडली, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद जब ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी से नीचे गिर गए हैं, तो हमारे पेट्रोल और डीजल के पंप दाम सस्ते क्यों नहीं हुए? और थर्डली, गौतम अडानी ने पावर सेक्टर में देश का अब तक का सबसे बड़ा 2 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स अनाउंस किया है, पर इस रैपिड एक्सपेंशन के लिए पैसे आएंगे कहां से? और ट्रेंडिंग न्यूज में आज हम बात करेंगे एक बड़े ग्लोबल ट्विस्ट की। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई के बाद अब यूएस ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर टेम्पररी टैक्स रिलीफ दे दिया है, लेकिन इस रिलीफ का सबसे बड़ा विनर ईरान नहीं बल्कि हमारा अपना देश इंडिया हो सकता है। कैसे खुलेगा सस्ते तेल का नया जैकपॉट? पूरी डिटेल होगी वीडियो के एंड में। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे। हम यहां पर रोजमर्रा के उन कॉम्प्लेक्स और कॉर्पोरेट न्यूज के फाइन प्रिंट को डिकोड करते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो और मार्केट ट्रेंड्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। अगर आप डेटा बैक्ड एनालिसिस चाहते हैं एवरी मॉर्निंग तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। लेट्स बिगिन। आज की पहली स्टोरी ग्लोबल इकोनॉमिक्स के डेटा के रिलायबिलिटी पे है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना शायद दुनिया को अपने करंट अकाउंट सरप्लस की पूरी और एक्यूरेट पिक्चर नहीं दिखा रहा है, और ये एलिगेशन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR की तरफ से आया है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई इकोनॉमी अपने ओवरऑल फॉरेन ट्रांजैक्शंस में नेट इनफ्लो जनरेट करती है तो करंट अकाउंट सरप्लस बनता है, और अगर नेट आउटफ्लो हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट। आईएमएफ और ओईसीडी जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इसी डेटा को यूज करके कंपैरेटिव चार्ट्स पब्लिश करते हैं। इन वाइडली फॉलोड चार्ट्स के हिसाब से 2024 में यूरोप का करंट अकाउंट सरप्लस जीडीपी के परसेंटेज के फॉर्म में चाइना से ज्यादा था, लेकिन CFR की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कह रही है कि ये कंक्लूजन शायद मिसलीडिंग हो सकता है। सबसे पहला जो इशू है वो है डेटा की टाइमलीनेस से जुड़ा हुआ। रिपोर्ट का ये आर्गुमेंट है कि चाइना का रिपोर्टेड करंट अकाउंट सरप्लस 2024 से अब तक लगभग $400 बिलियन से बढ़कर करीब $750 बिलियन तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ यूरोजोन का रिपोर्टेड सरप्लस 420 बिलियन यूरो से गिरकर लगभग 280 बिलियन यूरो तक आ गया है। मतलब कि जो कंपैरिजन चार्ट्स इन्वेस्टर्स, इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स देख रहे हैं, उनमें दिखाया गया पिक्चर शायद आज की रियलिटी को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन डिबेट सिर्फ आउटडेटेड डेटा तक लिमिटेड नहीं है। CFR के मुताबिक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में भी कुछ डिस्टॉर्शंस नजर आते हैं। यूरोप की तरफ से इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आयरलैंड है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कई लार्ज अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज अपने प्रॉफिट्स आयरलैंड में रिकॉर्ड करती हैं, जिससे इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच में काफी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और फिर आता है सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट, चाइना की रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी। CFR के अकॉर्डिंग चाइना ने 2022 में अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिपोर्टिंग में चेंजेस किए थे। इसके बाद रिपोर्टेड गुड्स सरप्लस और कस्टम्स बेस्ड ट्रेड सरप्लस के बीच का गैप काफी बड़ा दिखने लगा है। इकोनॉमिस्ट्स को ये अनयूजुअल लगता है क्योंकि नॉर्मली दोनों इंडिकेटर्स में इतना सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिलता। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ओवरसीज इन्वेस्टर भी है, लेकिन रिपोर्टेड इन्वेस्टमेंट इनकम डेटा के हिसाब से चाइना अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर लगभग $125 बिलियन का नेट लॉस शो करता है। अब कंपैरिजन देखिए, जर्मनी जो कि दुनिया का लार्जेस्ट ओवरसीज इन्वेस्टर माना जाता है, रिपोर्टेडली इन्हीं इन्वेस्टमेंट से $150 बिलियन से ज्यादा की नेट इनकम अर्न करता है। इसी वजह से CFR का ये कहना है कि ये नंबर्स लॉजिकली डिफिकल्ट लगते हैं और रिपोर्टेड डेटा को लेकर जेन्युइन क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, ये कोई भी प्रूवन रॉन्ग डूइंग का केस नहीं है, ना ही किसी रेगुलेटर ने ऐसा कोई कंक्लूजन अभी तक दिया है। फिलहाल ये एक पॉलिसी डिबेट है, लेकिन ये डिबेट ग्लोबल इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल लेसन को हाईलाइट करती है कि सिर्फ इकोनॉमिक नंबर्स को ही नहीं बल्कि उनके मेथडोलॉजी को, वो कैसे डिराइव किए गए हैं, वो भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है। इस एपिसोड के बाद आपको लगता है कि चाइना जो भी डेटा पब्लिक करता है, दुनिया को बताता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स बताइए। हमारी दूसरी स्टोरी एक ऐसे सवाल से जुड़ी है जो कि शायद हर इंडियन कंज्यूमर के दिमाग में कभी ना कभी आया होगा और शायद अभी भी हो। जब ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरते हैं तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंडिया में उतनी तेजी से क्यों नहीं गिरते? वेस्ट एशिया में टेंशन्स काफी हद तक कम हो चुकी हैं। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच में हॉस्टिलिटीज खत्म करने के लिए एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट भी साइन हो गया। इसके बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट्स पर प्रेशर कम हुआ और क्रूड ऑयल प्राइसेस अपने पीक लेवल से काफी नीचे आ गए हैं। लेकिन इंडिया में फ्यूल प्राइसेस लार्जली अनचेंज्ड हैं। यहीं से डिबेट शुरू होती है।
ऑफिशियली पेट्रोल प्राइसिंग को 2010 में और डीजल प्राइसिंग को 2014 में डीरेगुलेट कर दिया गया था। आइडिया ये था कि फ्यूल प्राइसेस ग्लोबल क्रूड प्राइसेस के मूवमेंट के साथ ज्यादा क्लोजली लिंक्ड रहेंगे, मतलब उसी हिसाब से ऊपर या नीचे जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। इंडिया में पेट्रोल और डीजल का जो फाइनल रिटेल प्राइस होता है, जो कि आप पे करते हैं, उसका सिग्निफिकेंट पार्ट टैक्सेस से मिलकर बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी को चार्ज करती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स अपना वैट लगाती हैं। इसी वजह से क्रूड ऑयल और पंप प्राइसेस के बीच का कनेक्शन उतना डायरेक्ट नहीं रह जाता जितना थ्योरी में दिखाई देता है। और अगर हम हिस्ट्री को देखें तो एक पैटर्न भी नजर आता है। जब ग्लोबल क्रूड प्राइसेस शार्पली गिरते हैं तो उसका पूरा बेनिफिट कंज्यूमर्स तक पास ऑन होने के बजाय कई बार गवर्नमेंट रेवेन्यूज के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाता है। कोविड पीरियड इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल था। 2020 में जब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस लगभग 70% तक गिर गए थे, तब प्रोपोर्शनेट फ्यूल प्राइस कट्स देखने के बजाय एक्साइज ड्यूटीज में सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया गया था। और करंट सिचुएशन में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट नजर आता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। मार्च 2026 में जब ग्लोबल क्रूड प्राइसेस शार्पली बढ़े थे, तब गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए पर लीटर का कट अनाउंस किया था। लेकिन उस वक्त भी ये जो रिडक्शन था वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पंप प्राइसेस तक पास ऑन नहीं किया गया था। आपके लिए फ्यूल प्राइसेस सस्ते नहीं हुए थे। गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये जो कट है वो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंडर रिकवरीज को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाएगा। इसी वजह से फ्यूल डीरेगुलेशन को लेकर क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है कि डीरेगुलेशन टेक्निकली तो हुआ है, लेकिन कंज्यूमर्स को उसका फुल बेनिफिट कंसिस्टेंटली नहीं मिलता। और ये डिबेट सिर्फ फ्यूल प्राइसेस तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया में लगभग 65% फ्रेट रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव होता है। डीजल प्राइसेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बढ़ते हैं तो फूड इन्फ्लेशन पर भी प्रेशर आता है, एवरीडे गुड्स के प्राइसेस पर भी प्रेशर आता है, और इवेंचुअली इसका इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी में स्प्रेड हो जाता है। और शायद इसी वजह से कंज्यूमर्स के माइंड में एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है। जब ग्लोबल कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, तब गवर्नमेंट्स और कंपनीज मिलकर उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, और जब क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं तब कंज्यूमर्स को हायर प्राइसेस फेस करने पड़ते हैं। क्या ये जो परसेप्शन बना है वो फेयर है या फिर नहीं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं तीसरी स्टोरी की, जो कि इंडिया के फ्यूचर एनर्जी डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से जुड़ी हुई है। गौतम अडानी ने अनाउंस किया है कि अडानी पावर अगले 5 सालों में अपने पावर जनरेशन कैपेसिटी को 45 गीगावाट तक ले जाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का केपेक्स करेंगे। और ये सिर्फ एक कंपनी का एक्सपेंशन प्लान नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पर लगाया गया एक मैसिव लॉन्ग टर्म बेट है। सोचिए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पुश चल रहा है, डेटा सेंटर्स रैपिडली एक्सपैंड हो रहे हैं, ईवी अडॉप्शन बढ़ रहा है, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, हाईवेज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कंटिन्यूअसली बिल्ड हो रहे हैं। इन सब डेवलपमेंट्स का एक कॉमन रिक्वायरमेंट है, रिलायबल और लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इसी बैकड्रॉप में अडानी पावर ने अपना सबसे एम्बिशियस एक्सपेंशन प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। गौतम अडानी ने इसे इंडिया का लार्जेस्ट एवर प्राइवेट सेक्टर पावर केपेक्स प्रोग्राम बताया है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, ये 2 लाख करोड़ रुपए किसी सिंगल प्रोजेक्ट का बजट नहीं है। ये मल्टीपल पावर एसेट्स, जनरेशन फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। और इसमें थर्मल पावर के साथ साथ दूसरे पावर सोर्सेज भी शामिल हैं। अडानी ग्रुप ने भूटान के ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके थ्रू 5000 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा। साथ ही ग्रुप न्यूक्लियर एनर्जी में भी तो एंट्री कर रहा है। अडानी एटॉमिक एनर्जी के थ्रू कंपनी ने न्यूक्लियर पावर सेक्टर के लिए अपने प्लान्स को आउटलाइन कर दिया है। गौतम अडानी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, और ग्रुप का टारगेट है कि 2035 तक 10 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को डेवलप कर लिया जाए। यानी ग्रुप सिर्फ करंट डिमांड को नहीं, बल्कि अगले 10 से 15 सालों की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर अपनी पोजीशनिंग कर रहा है। थर्मल पावर, हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर पावर, तीनों सेगमेंट्स में साइमल्टेनियसली प्रेजेंस बिल्ड की जा रही है। लेकिन इतने मैसिव एक्सपेंशन के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे? ग्रुप के जो नंबर्स हैं ना, वो इस सवाल का कुछ हद तक जवाब दे देते हैं। FY26 में अडानी ग्रुप ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 2.92 लाख करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46,376 करोड़ रुपीस रहा, और कैश फ्लो 67,995 करोड़ रुपीस रिपोर्ट हुआ। गौतम अडानी का यह कहना है कि ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फ्यूचर केपेक्स प्लान्स को फंड करने के लिए ग्रुप को रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, लिक्विडिटी
और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। बिग पिक्चर में अगर हम देखें तो ये सिर्फ अडानी पावर की ग्रोथ स्टोरी नहीं है। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ने वाली है और उस डिमांड को मीट करने के लिए जनरेशन कैपेसिटी में अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अडानी पावर का 45 गीगावाट टारगेट और 2 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स प्रोग्राम इसी लार्जर इंडिया ग्रोथ स्टोरी के साथ डायरेक्टली अलाइंड नजर आता है। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि क्या अडानी ही इंडिया के नेक्स्ट पावर किंग हैं? अब ट्रेंडिंग न्यूज, यूएस ट्रेजरी ने ईरानियन क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोकेमिकल से जुड़े ट्रांजैक्शंस पर 60 दिन का टेम्पररी वेवर अनाउंस किया है, जिससे ईरानियन ऑयल फिर से ग्लोबल मार्केट्स में आना शुरू हो सकता है। वेवर शिपिंग, इंश्योरेंस और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को भी कवर करता है और फिलहाल 21 अगस्त तक वैलिड रहने वाला है। इंडिया के लिए यह डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश, आपको पता ही है कि अपना क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% हिस्सा इंपोर्ट करता है। पिछले कुछ सालों में इंडिया काफी हद तक डिस्काउंटेड रशियन ऑयल और गल्फ सप्लाईज पर डिपेंड हो गया था, बट अब अगर ईरानियन ऑयल मार्केट में वापस आता है तो इंडिया के पास एक और मेजर सप्लायर का ऑप्शन होगा और सप्लायर्स के बीच कंपटीशन भी बढ़ेगा। और यहाँ असली स्टोरी सिर्फ ईरानियन ऑयल खरीदने की नहीं है। ज्यादा ग्लोबल सप्लाई का मतलब होता है लोअर ऑयल प्राइसेस और बायर्स के लिए स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर। मतलब चाहे इंडिया डायरेक्टली ईरान से ज्यादा ऑयल ना भी खरीदे, एडिशनल सप्लाई से क्रूड प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है, जो इंडिया के इंपोर्ट बिल, इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइसेस के लिए पॉजिटिव रह सकता है। इफ यू वांट टू नो कि क्यों इंडिया का बिगेस्ट इकोनॉमिक वेपन शायद उसकी मैसिव ऑयल डिमांड ही है और कैसे रशिया, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान कुड एंड अप कंपीटिंग फॉर द इंडियन मार्केट, देन कमेंट कीजिए ऑयल एंड वी विल कवर इट हियर। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? लेट मी नो। और ऐसे ही वीडियोस रोज देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.